मैं तो मोदी जी को और पूरे पूरे जो करंट में गवर्नमेंट है उनको ये बोलना चाहता हूँ, आप सबसे पहले आरक्षण को हटाओ। आपको लगता है कि आप अपने एससी नेताओं के पेट पे लात मार के, नेताओं के पेट पे ही लात लगेगी ये, और आप उस आरक्षण के लिए उन्हीं एससी सांसदों का आप जो है मत ले पाओगे। ये जानना है, जैसे गांव वाले एरिया में अभी भी देखते हैं तो अभी भी जो है ना स्थिति इतना बदतर है तो कि वहाँ पर रहेगी। आप ये जवाब सरकार से पूछे, ये सरकार से पूछे। मानसिक रूप से लोगों के अंदर जा चुकी है। आज हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं। कोई जय भीम कह रहा है, कोई जय भवानी कह रहा है, कोई जय परशुराम कह रहा है। मतलब भगवान को भी आपने आरक्षण में बांट के रख दिया है। आरक्षण से चुन के आने वाले नेता इस देश में आरक्षण कभी खत्म नहीं होने देंगे। हमारी बात को आप आज लिख लो, कल लिख लो। 2018 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट के ऊपर कुछ प्रावधान किया था और उसमें से कुछ नियम हटाया था। मोदी सरकार ने तुरंत उस जो है जजमेंट को पलट दिया था संसद से। अभी सोशल मीडिया पर आरक्षण हटाओ को लेकर के जो है जोरों शोरों से एक कैंपेनिंग की जा रही है, एक पेज भी बना है। उसी को लेकर के जो है ना अभी हम ग्राउंड पे उतरे हैं और जनता से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे और लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे क्या ग्राउंड लेवल पे ये स्थिति है, क्या आरक्षण सच में हटना चाहिए या सिर्फ व सिर्फ सोशल मीडिया पे ही इसकी अफवाहें फैलाई जा रही, या अफवाह है या क्या है, लोग ही बताएंगे। आइए, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम होगा सर आपका? अवनीश नाम। जी अवनीश जी, थोड़ा सा आप ये बताइए आरक्षण को लेकर के आपका क्या राय है, पर्सनल राय? आरक्षण को लेके देखिए, इस देश में ऐसा भी नहीं है कि जो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे साथ पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो थे, भाई अच्छे अनुभवी व्यक्ति थे, उन्होंने अगर एक व्यवस्था लाई तो कुछ ना कुछ इतिहास में ऐसी चीज़ें रही होंगी कि कुछ वर्ग को आरक्षण दिया गया। लेकिन अब यह भी मंथन का विषय है कि भाई अब 75 से ज़्यादा वर्ष आज़ादी को हो चुके हैं और क्योंकि अब देश में संविधान मौजूद है, लेकिन संविधान के साथ साथ जब तक हमारी राजनीतिक व्यवस्था में यहाँ पे सुशासन नहीं होगा तब तक आरक्षण को हटा पाना बेहद मुश्किल होगा। उसका कारण क्या है? आप तो चर्चा कर रहे हैं विद्यार्थियों के आरक्षण पे, शिक्षा में आरक्षण, रोजगार में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, ऐसे ही आरक्षण की आप जो है चर्चा का विषय जो है आप बनाए बैठे हैं। लेकिन यहाँ एक और आरक्षण है, वो है राजनीतिक सीटों में आरक्षण। क्योंकि अगर आरक्षण हटा तो राजनीतिक सीटों का भी हटेगा, और राजनीतिक सीटों का आरक्षण हटना खुद बीजेपी के कई नेताओं को गवारा नहीं करेगा। बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। मैं इसकी कुछ एंशियंट आपको हिस्ट्री से लेकर के जहाँ तक मैं सूझबूझ रखता हूँ, मैं उसके बारे में आपको अपने विचार बताना चाहता हूँ। कहा जाता है कि हमारे देश में वर्ण व्यवस्था थी और वह वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में थी। और प्राचीन समय में, प्राचीन से भी प्राचीनतम समय में बताया जाता है कि वह कर्म आधारित थी। अर्थात वहाँ ये बताया जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण का जो बच्चा हुआ अगर वो आगे शिक्षा दीक्षा बेहतर तरीके से नहीं ले पाया तो वो ब्राह्मण ही बना रहेगा। हो सकता है उस व्यवस्था में उस समय वो क्षत्रिय श्रेणी में भी आ जाता हो, या उस समय वैश्य श्रेणी में भी आ जाता हो, या ना पढ़ लिख पाया तो शूद्र श्रेणी में भी आ जाता हो। लेकिन प्राचीनतम से प्राचीन आने में इस व्यवस्था में भी आरक्षण आ गया। जैसे बाई बर्थ आरक्षण, ब्राह्मण का बेटा है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा है तो क्षत्रिय, वैश्य का बेटा है तो वैश्य, शूद्र का बेटा है तो शूद्र। यहाँ पे बात यह फंसती है कि जो व्यक्ति अगर गलती से किसी परिवार में जन्म ले गया तो क्या उसका जन्म लेना उस परिवार में अपराध समझा जा सकता है? नहीं। क्या इस पे बात नहीं करना चाहिए थी कि जाति प्रथा ही खत्म कर दे? कैसे हो सकती है? मानसिक रूप से लोगों के अंदर जा चुकी है। आज हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं। कोई जय भीम कह रहा है, कोई जय भवानी कह रहा है, कोई जय परशुराम कह रहा है। मतलब भगवान को भी आपने आरक्षण में बांट के रख दिया है?
उन मतलब प्रसिद्ध जो यहाँ पे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने देश का भला किया, देश में संविधान जैसे निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, ऐसे वीरों को भी आपने आरक्षण में बांट के रख दिया है। रानी लक्ष्मीबाई हैं या अहिल्याबाई होलकर हैं या इधर बिरसा मुंडा हैं या फिर भगत सिंह हैं, महात्मा गांधी हैं, या फिर आप ये कह दो कि भाई जो भी हमारे यहाँ देश में सिद्ध पुरुष रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं जो क्षत्रिय समाज से आते हैं। आप ये बताएं ना, आप किस आरक्षण को ख़त्म करना चाह रहे हैं? शिक्षा से पहले राजनीतिक व्यवस्था के आरक्षण को यदि आप ख़त्म कर देंगे तब जाके आज देश में सुशासन आ पाएगा। लेकिन आप इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। आज इस बात को आप लिख लीजिए, क्योंकि यह आरक्षण किसी बच्चों का नहीं है, किसी रोजगार का नहीं है, ये नेताओं का आरक्षण है। मैं तो मोदी जी को और पूरे जो करंट में गवर्नमेंट है उनको ये बोलना चाहता हूँ, आप सबसे पहले आरक्षण को हटाओ। अगर आप ये नहीं हटाओगे तो आप ये याद रखना कि बहुत मुश्किल है आपको पहली अर्थव्यवस्था बनना, क्योंकि चाइना और अमेरिका और जितनी भी ये सुपर ग्लोबल पावर है, किसी भी कंट्री में कोई आरक्षण नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। आपके मेरिट के बेस पे, सुनिए, आपके मेरिट के बेस पे आपको सीट मिलनी चाहिए। आप अगर एक काबिल डॉक्टर हो, क्या आप एक काबिल साइंटिस्ट हो, क्या आप एक काबिल इंजीनियर हो, तो आपके नंबर पे, क्या आपके सिर्फ मेरिट के ऊपर, ना कि आपकी कास्ट के ऊपर, क्या आप ब्राह्मण हो, क्या आप दलित हो, क्या आप क्षत्रिय हो, क्या आप अन्य दल उसमें पार्टी में सारे हो, पर्टिकुलर स्टेट वाइज रिजर्वेशन चलते हैं। क्यों चलते हैं पर्टिकुलर स्टेट वाइज रिजर्वेशन? भाई साहब की भावनाओं की पूरी कदर है और काफ़ी अच्छी बातें कही हैं, परंतु आप ये बताएं, आप जिस गरीब तबके को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, वो गरीब तबका अपने बच्चों को केवल और केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की क्षमता रखता है। आप यूपी में जाके देख लो, बीजेपी स्टेटों में जाके देख लो, दिल्ली तो खैर, दिल्ली में तो बंद नहीं हो सकते, राजधानी है देश की, इतनी जल्दी, लेकिन कई स्टेटों में सरकारी स्कूलों पे ताले लगाए जा रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लगाए जा रहे हैं। तो आप उस गरीबी को हटाने में कैसे सक्षम हो पाओगे, इसका कोई विजन पब्लिक को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी बात, भाई साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात कही, और वहीं मैं कह रहा हूँ राजनेताओं की राजनीति। यह आरक्षण हटाने के लिए, क्योंकि यह संविधान के पार्ट 3 में आता है, वही पार्ट 3 जो केवल भीमराव अंबेडकर साहब की अकेले की मेहनत नहीं थी, उस मानवाधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी भी सब उसमें स्वीकृति थी, ठीक है ना। इसको चेंज करने के लिए आपको 368 आर्टिकल में 2/3 बहुमत लेना पड़ेगा। आपको डीलिमिटेशन बिल तक के लिए तो आपको जो है पूरा ऊपर से नीचे तक का जोर लगाना पड़ रहा है पार्लियामेंट में। आपको लगता है कि आप अपने SC नेताओं के पेट पे लात मार के, नेताओं के पेट पे ही लात लगेगी ये, और आप उस आरक्षण के लिए उन्हीं 80 सांसदों का आप जो है मत ले पाओगे? देखिए सर, ये सर जो बोल रहे हैं ना, ये करंट सिचुएशन के बेसिस पे बोल रहे हैं कि करंट पॉलिटिकल जो एक फ्रिक्शन क्रिएट है इस कंट्री में, वो इतना ड्रास्टिकली स्टक है कि उसको खिसकाना बहुत मुश्किल है। मैं मानता हूँ इनकी बात, बिल्कुल मानता हूँ कि आपको बिल पास कराने के लिए इस समय जो आपकी अपोजिशन पार्टी है वो आपके साथ खड़ी नहीं होती, ठीक है। अभी विमेन्स बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, उस विमेन बिल में पूरी कांग्रेस ने अपना हाथ पीछे कर लिया, और वो तो विमेन्स की उनकी प्रोटेक्शन के लिए था। वो तो ये चाहते थे उनके लिए आरक्षण हो पार्लियामेंट में। संशोधन भाई को पहले पढ़ना चाहिए, वो क्या था, ठीक है। उस बिल को कांग्रेस ने, क्या ऑपोजिशन पार्टी ने अपोज कर दिया। तो मैं तो मानता हूँ पॉलिटिकल फ्रिक्शन है, पर देखिए सर, देश की राजनीति ना अब युवाओं के हाथ में है। अब यूथ का समय है कि देश की राजनीति को आना। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है, जैसे गांव वाले एरिया में अभी भी देखते हैं तो अभी भी जो है ना स्थिति इतना बदतर है कि वहां पर रहेगी। आप ये सरकार से पूछे, सरकार से पूछे, आप मुझे जवाब दो। आपके नेताजी को 75 साल हो चुके हैं सर। आप जब तक उस चीज को चेंज नहीं करोगे, आप कैसे उसको चेंज करोगे? मैं तो कह रहा हूँ, आप अगर बीमारी को, अगर कैंसर को कीमोथेरेपी देना ही स्टार्ट नहीं करोगे तो कैंसर कैसे हटेगा सर? भाई साहब, कैंसर किया जा रहा है, आप पेशेंट को वेंटिलेटर पे तो बिठाओ, आप पेशेंट को एक कीमोथेरेपी के लिए प्रिपेयर तो करो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी छोड़ो, देखिए एक फंडामेंटल अवेयरनेस तो क्रिएट करो। आरक्षण से चुन के आने वाले नेता इस देश में आरक्षण कभी खत्म नहीं होने देंगे। हमारी बात को आप आज लिख लो, कल लिख लो, 2018 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट के ऊपर कुछ प्रावधान किया था और उसमें से कुछ नियम हटाया था। मोदी सरकार ने
तुरंत उस जो है जजमेंट को पलट दिया था संसद से, क्योंकि इनकी सारी राजनीति खत्म हो जाएगी। इनको समझ में नहीं आ रहा है। आज मोदी सरकार खुद ब्राह्मणों से, राजपूतों से इतना नजर फेरती जा रही है। यूजीसी बिल किस लिए ले आई बताओ आप? बिल्कुल, क्या आप कहेंगे? चिल्लाते रह गए, आप ठोकते रह गए तालियां खड़े हुए सड़कों पे। पता है कल को खड़े होकर के आपने ही उनके लिए वोट मांगनी है। इस देश में कोई भी इंसान जब अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, गुलामी हो गई है भाई क्या साहब। इस देश में। डेमोक्रेसी उसको राइट देती है पॉलिटिकल पार्टी बनाने का? देती है। तो ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी बनी आम आदमी पार्टी। क्या देश की डेमोक्रेसी राइट देती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने एक फंडामेंटल फ्रेम अप करने के लिए? देती है। आज समाजवादी पार्टी है, और जो वेस्ट बंगाल की जो ममता बनर्जी की पार्टी थी, आज उसको हटा दी गया, उसके नेताओं ने पार्टी दल कर ली, अपनी नई पार्टी बना दी। तो ये तो सर सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो सर का ये कहना कि जो पॉलिटिकल नेता सिर्फ ये सोचकर कि आरक्षण के ताकत पे वो लोग आज अपनी सीट को गर्म कर रहे हैं, तो सर को अपनी थोड़ी सा मानसिकता को बदलना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। देखो सर मेरी बात सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहीं ना कहीं रुका हुआ है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बढ़ने का मौका भी देता है। ठीक है, यही देश की एक जुडिशरी ऐसी है कि जहां आपको न्यायालय में आपको न्याय भी मिलेगा, और जहां उस जुडिशरी से आप परेशान होकर देश छोड़ के भी चले जाओगे। सर ने कॉन्स्टिट्यूशनल बात करी, लीगैलिटी की बात करी। सर लीगल नॉलेज जानते होंगे। प्रोपोर्शनैलिटी एक मुद्दा रखती है। सरकार के एक्शन में प्रोपोर्शनैलिटी दिखनी चाहिए। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, विच एवर इज द लॉ, जो कोई भी लॉ हो। सुन लीजिए, जब इक्वालिटी की बात आएगी और पूरे देश के आगे आरक्षण का मुद्दा आएगा, तो देश एक मत में एक ही आवाज करेगा कि हम सबसे पहले आरक्षण त्यागने को तैयार हैं, लेकिन शिक्षा और रोजगार के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था का भी आरक्षण त्यागा जाए। बिल्कुल। क्या लगता है कि ये जो आरक्षण की बात करी जा रही है, जो हटाने की बात करी जाए, उससे पहले ग्राउंड लेवल पे एक मजबूत तरीके से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसे ऊपर नहीं लाना चाहिए? मतलब इसको हटा के आप हटाने से पहले इसको हाँ बिल्कुल लाना चाहिए, लेकिन ला कौन रहा है? कोई कर तो नहीं रहा ना इस दिशा में काम। आदिवासी को सबसे पिछड़ा वर्ग माना जाता है। उनकी शुरू से एक मुहिम रही है। सन 1970 में अमेरिका में अर्थ फर्स्ट मूवमेंट बनी थी। वही अर्थ फर्स्ट मूवमेंट जिसे आप अर्थ डे के रूप में आज जानते हैं, उस अर्थ डे की आड़ में आज इन्वायरमेंटल संशोधन 1975 में इमरजेंसी के दौरान करके आर्टिकल 51 AG में आज हमारी BS3 गाड़ी, BS4 गाड़ी, उन सब पे जो है लगाम लगाई जा रही है। उनकी लिमिट पूरे होने से पहले जो है उनको जो है कह दिया जाता है कि ये चलने लायक नहीं रह गई है। जापान में 50-50, 40-40 साल तक कारें चल रही है। ये व्यवस्थाएं सही कौन करेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये DPSP में पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ये सरकार की जिम्मेदारियां होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं रही है। आज इन्वायरमेंट के नाम पे वहाँ पे सब पे थोपा जा रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं उन आदिवासी लोगों के, जिसे वो आज अपने माँ बाप की तरह पूछते हैं। आप उनकी बातें तो मानो, आप उन्हें शिक्षित करो, लेकिन शिक्षा के साथ साथ यहीं पे सरकार अपनी माँ के नाम पे भी पेड़ रोपते हैं। हाँ जी, यहीं पे सरकार अपनी माँ के नाम पे पेड़ रोपने जाता है और फिर बाद में उस नाम को काट देते हैं, पूंजीवाद की भेंट चढ़ा देते हैं। माँ के नाम पे पेड़ लगा के 6-6 लाख माओं के नाम पूंजीवाद की भेंट चढ़ा देती है सरकार। संस्था से दुखी होकर के आज यहाँ का युवा समाज दिल्ली में खड़ा हुआ था। हम मानते हैं उसमें अराजक तत्व घुस गए, हम मानते हैं उसमें कुछ कमियां रही, हम मानते हैं, लेकिन उसमें 70% आवाज तो जेन्युइन रही थी। और सरकार अगर इस चीज को नहीं देख रही है, नितिन गडकरी जी ने ये कहा था इथानॉल पीछे पड़े हुए हैं इथानॉल के। आप ये बताएं, आप सड़क के मंत्री हैं राज्य के, आप टोल टैक्स देखो, हाईवे देखो, पुल देखो, ब्रिज देखो, वो तो टूटते जा रहे हैं, उनमें तो गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं, उनके कंस्ट्रक्शन मटेरियल अच्छे नहीं थे। आप जो है इथानॉल के पीछे पड़ गए हैं। क्या कारण हो सकता है? कारण पुत्रमोह, धृतराष्ट्र का पुत्रमोह और नितिन गडकरी का पुत्रमोह ले बैठेगा भाजपा को। ये तो ये बच्चे थे, इन्होंने केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। नितिन गडकरी जी ने मीडिया में आकर के एक स्टेटमेंट दिया कि जो ये चिल्ला रहे हैं कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, वो देश के द्रोही है।
भाई साहब 25,000 रुपए की डाउन पेमेंट लेकर के तो एक बाइक ली जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। 3 साल उसकी किस्तें भरता है आदमी, तब जाके उसे जब रोजगार नहीं मिलता तो वो स्विगी जोमेटो जैसी कंपनियों से अपना जो है पेट पालने का प्रयास करता है। उसमें भी आप एक वादा खिलाफी करके पीछे हट गए। आप बोलते थे सोशल सिक्योरिटी देंगे, ESI का, EPF का बेनिफिट देंगे, वो तक आज उन बच्चों को नहीं दे पाए हो। आप कहते हो आत्मनिर्भर बनो है, और ऐसी गाड़ियों को लेकर के जब वो बच्चे चलेंगे और पेट्रोल से उनकी वो गाड़ियां खराब हो जाएगी तो वो फाइनेंशियल बर्डन उनके परिवार पे और आगे बढ़ जाएगा। वही मंत्री अब अगर वो चिल्लाने लगे तो वो देशद्रोही हो गए। आप जमीन पे काम करना स्टार्ट कर दो, अकाउंटेबिलिटी सेट करना स्टार्ट कर दो। सरकार को अपनी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी। अब आप यूपी में जाओगे, आप, हमने सुना योगी महाराज जी, हम बड़ा सम्मान करते हैं। देखिए योगी महाराज जी कह रहे हैं हम मथुरा काशी का, आपसे जनता ये नहीं पूछेगी कि अगला चंपत राय कौन। SIT ने 1200 करोड़ रुपए का जो है वहां पे घोटाला डिक्लेयर किया है। हम तो आपकी मान लेते हैं 200 करोड़, कुछ तो होते होंगे। एक एक व्यक्ति ने आंसू बहा बहा के अपनी मेहनत की कमाई वहां राम जी के मंदिर में एक ईंट लग सके इस उद्देश्य से दी थी, या जनहित के काम में आ सके। आपने कहा कि हमारे मंदिरों का चंदा सरकार के कंट्रोल से बाहर होना चाहिए। VHP को जिम्मेदारी देके आपने बिठा दिया। आपके कंट्रोल से बाहर कौन कराएगा? ये तो आपका भी कंट्रोल बहुत खतरनाक निकला। अच्छा, इस पे एक बयान भी आया था, कहा जा रहा था कि ये तो हमारा चंदा है, हम रख लिए भी घर में, तो क्या दिक्कत? गलत कह रहे हैं। कौन कहता है उनका चंदा है? वो सिंधी समाज गलत चिल्ला रहा है कि 200 किलो चांदी की ईंटें हमने दी है। एक छोटा सा सिंधी समाज वो झूलेलाल नाम से लिखी हुई 200 किलो चांदी की ईंटें देके गया है। मान लिया उन्होंने आपको अपना परिवार माना है। अगर एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के पास अपनी कोई अनमोल चीज रखने के लिए देता है तो आप ये थोड़ी है कि उस अनमोल चीज का दुरुपयोग कर लो। बिल्कुल, उसकी आस्था जुड़ी हुई है, उसकी भावनाएं जुड़ी हुई है। राम के नाम का व्यापार, यही तो कह के इसी बात से तो दुखी होकर के हम आपको लाए थे, लेकिन इस बात से अब सनातनी भी त्राहिमाम हो चुके हैं। अच्छा, तो सर मुझे एक चीज जानना है कि सरकार खुल कर कह रहे कि हम आरक्षण को नहीं हटाएंगे, बड़े मन से बोल रहा है, लेकिन नीचे के लोग हैं उसी के सपोर्टर, वो कह रहे हैं कि नहीं हटेगा ही हटेगा। भाई मैंने क्या कहा, दे आर दी विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल फ्रॉड। इनको पता ही नहीं है फ्रॉड क्या चल रहा है, कि फ्रॉड क्या चल रहा है। जब आरक्षण हटने की बात आएगी तो वो जो आरक्षण लेने वाले लोग हैं वो सबसे पहले ये बात कहेंगे कि आप शिक्षा और रोजगार में से आरक्षण हटा रहे हो तो साथ के साथ राजनीतिक व्यवस्था में से भी हटाओ, SC सीटों को खत्म कर दो। वहां पे फिर क्या कहेंगे आप? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, उसको आप क्लासिफाइड करेंगे एक स्पेशल ग्रुप बता के, क्योंकि हम तो जानते हैं आपके पास बहुत चीजें ऐसी हैं बताने के लिए, लेकिन वो नेता नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे भाई। इसीलिए अमित शाह ने बोला है। इस टाइप के जो पेज बन रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्या लगता है CJP हम सम्मान करते हैं ऐसे पेजों का, हम चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि शिक्षा रोजगार के साथ साथ राजनीतिक सीटों से भी आरक्षण हटाया जाए।